बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मिशन सचिवालय 2025 में। और पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देख रहे थे। तो उसमें से कुछ प्रश्न हो गए थे, कुछ प्रश्न बाकी थे। तो जो बचा हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग को उपराष्ट्रपति से आगे देखना है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य, अर्थात इसमें जो निर्वाचित एवं मनोनीत जो सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा और केवल राज्यसभा के द्वारा, अर्थात दोनों के द्वारा होता है। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है कि किसमें? तो केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो कौन ये होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी, इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती तो वह व्यक्ति कौन है? तो ये है भारत का उपराष्ट्रपति। और अगला प्रश्न मिलान करने वाला है कि राज्यों का लोकसभा में सदस्य संख्या का सही सुमेलन है। तो पहला क्या है, गुजरात में कितने लोकसभा की सीटें हैं? तो 26 हैं। हरियाणा में कितना है? 10 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है और झारखंड में 14 है। अगला प्रश्न है, अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं, तो ये धन विधेयक को पेश करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। अगला प्रश्न सुमेलन से ही है। तो 7वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। 11वीं कब हुआ था? 1996 में हुआ था। 9वीं 1989 में हुआ था। 13वीं 1999 में हुआ था। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39 है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही है, वर्तमान में 80 लोकसभा सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा, अगला प्रश्न है कि गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 26 है। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर थे। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। अगला प्रश्न कर रहा है, निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये कौन करता है भाई? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता कितनी होती है? तो 50 सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कहाँ, किस राज्य में लोकसभा के 2 सीटें हैं? केवल त्रिपुरा में है। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है कहाँ? तो ये केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये स्थगन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन द्वारा। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है कब? ये द्वितीय वाचन में होता है। अगला प्रश्न है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? तो ये उन्नाव है। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है, तो ये 714 थी। चूँकि ये पुराना प्रश्न है तो इसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो कहाँ से है? ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा से कितनी है? 31 सीटें हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो ये सदस्यों को शपथ दिलाना है। इनका केवल काम जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अर्थात स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं तो वोट के बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है कब? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके। लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है क्या? तो धन विधेयक। अगला प्रश्न है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये PS संगमा थे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? ये GV मावलंकर थे। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है कौन? कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है, कहाँ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है तथा जम्मू कश्मीर में नहीं है एवं मेघालय में भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? तो ये सत्रावसान काल कहा जाता है। लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है। कब से ये माना जाता है? तो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। कब से? प्रथम बैठक के नियत तिथि से। अगला प्रश्न है, सत्रावसान से तात्पर्य क्या है? सत्रावसान से तात्पर्य क्या है? तो ये लोकसभा के सत्र को समाप्ति करना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन कौन होता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का चेयरमैन को मनोनीत करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षक के अंतर्गत आता है क्या? तो लोकसभा सचिवालय। क्या आता है? लोकसभा सचिवालय आता है। अगला प्रश्न है कि सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। क्या कहा जाता है? यील्डिंग द फ्लोर। और अगला प्रश्न अब राज्यसभा से है, सुमेलन करने वाला है। तो राजस्थान में राज्यसभा कितने सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। गुजरात में कितनी है? 11 हैं। कर्नाटक में 12 हैं और पंजाब में 7 हैं। और अगला प्रश्न सुमेलन वाला ये, तो असम में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 7 हैं। छत्तीसगढ़ में 5 हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। उत्तर प्रदेश में 31 हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 5 हैं। झारखंड में 6 हैं। तेलंगाना में 7 हैं और उत्तराखंड में 3 हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 253। कौन सा है? 253। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव विचार करने का अधिकार नहीं है, किसको नहीं है? राज्यसभा को। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो ये 30 वर्ष है। अपेक्षित न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो यह उपराष्ट्रपति होता है। वह सभा जिसकी अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो कौन होता है? राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोके रख सकती है कितने दिनों के लिए? तो ये 14 दिन के लिए। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है क्या? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, कहाँ से? तो ये असम से हुए थे। राज्यसभा की 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। और अगला प्रश्न है कि सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी। तो कहाँ से थी? उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। ये पुराना प्रश्न है तो इसे प्रश्नों पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये चूँकि
उस समय प्रश्न है जब बिहार और झारखंड एक में थे। तो वर्तमान का सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। और अगला प्रश्न प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है क्या? तो ये नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में सभी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को निर्वाचित करता है क्या? तो ये अनुच्छेद 75। और अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति का प्रमुख होता है, कौन होता है? ये तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है। कब के बाद? कितने दिनों के बाद? तो 6 माह के बाद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है कहाँ? लोकसभा के प्रति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? तो केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे तो कौन थे? ये चंद्रशेखर थे। अर्थात ये ऐसा प्रश्न होगा जो 3 ऑप्शन होगा, वो प्रधानमंत्री वो लोकसभा से नहीं होंगे, वो राज्यसभा से होंगे। तो ये ऐसे प्रश्नों को विकल्प देखने के बाद से समझ में आता है। वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया कौन था? ये चौधरी चरण सिंह थे। और अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कौन राज्य के कोई मुख्यमंत्री नहीं था? तो ये चंद्रशेखर थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देवगौड़ा थे। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान क्या है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है तो क्या नहीं है? तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं है। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते हैं। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है तो क्या नहीं है? बजट। भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार से अधिक समयान्तरण के बाद शोभित किया। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। और अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। उक्त सब प्रावधान अंततः स्थापित किया गया कब? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 से। प्रधानमंत्री एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था किसने? तो हिंटन ने किया था। किसने किया था? हिंटन ने। अगला प्रश्न संसदीय समितियां विभिन्न प्रस्ताव से हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है लोकलेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ये लोकसभा से 15 सदस्य इसमें होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं, अर्थात इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति की समीक्षा करते हैं कौन? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। विशेषाधिकार समिति के में सदस्य होते हैं कितने? तो ये 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है सूचना एवं तकनीकी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? शशि थरूर। ये चूंकि पुराना प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोकलेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए तो अधिक अनुदान है। क्या है? अधिक अनुदान। और अगला प्रश्न है वो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 वर्षों का होता है। संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में अनुपस्थित रहता है कौन? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया क्या? स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है क्या? तो ये विश्वास प्रस्ताव।
कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध नहीं है तो संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष समांतर विपक्षी दल से होता है, कौन? तो लोकलेखा समिति में। अगला प्रश्न विभिन्न संविधान संशोधन है उनकी प्रक्रिया से है। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ था, तो कब से? 1 जुलाई 1961 से। और इसी दहेज निषेध अधिनियम में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 69 संविधान संशोधन था। वह संविधान अधिनियम जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, तो ये कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? तो 101वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा 9B जोड़ा गया, तो कौन सा? तो 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। नागरिकता संशोधन विधेयक 2009 को संसद ने पारित किया, कब? 11 दिसंबर 2019 को। भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है किसे? तो 73वां संविधान संशोधन को माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, कब? पंचायत को। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां सब जोड़ा गया, कब? तो ये 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया, कब? 2002 में। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो 42वां संविधान संशोधन है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, कौन था? तो समान आचार संहिता। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, कब? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। और अगला प्रश्न है संविधान का 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया? तो किसके लिए लाया गया? तो ये दल बदल से कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। वह विशेष वर्ष कौन सा है? तो वो विशेष वर्ष 2026 है। कौन सा है? 2026। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, कौन सा? तो 79वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के 93वें संशोधन संबंधित है किससे? तो केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक क्या है? तो संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद के किसी एक सदन में। भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका है 58वां संविधान संशोधन। चूँकि ये पुराना प्रश्न है तो इसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वर्तमान में जितने संशोधन हैं, जब भी एग्जाम होगा वर्तमान में कितने संशोधन होंगे उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में एक नए राज्य के सृजन का प्रयोजन के लिए भारत की संविधान संशोधन पारित होना चाहिए किससे? तो ये संसद में साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया, कब? तो ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो संविधान का 94वां संविधान संशोधन 2006 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 164 से संबंधित है। संविधान अर्थात 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 334 से संबंधित है। संविधान 96वां संविधान
96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन से संबंधित है। 103वां संशोधन किससे संबंधित है, जो 2019 में आया, अनुच्छेद 15 से संबंधित है। और अगला प्रश्न वरीयता क्रम से है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। कब, किसके बराबर, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया इनको। अगला प्रश्न राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो इसमें पहला टॉपिक राज्यपाल व उपराज्यपाल है। तो राज्य का प्रमुख कौन होता है, पहला इसमें प्रश्न क्या पूछा है, राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 213। जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। अगला प्रश्न है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एक विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचारित हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद को परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है कौन, तो राज्य का ये राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो कौन सा राज्य है, सिक्किम, अर्थात इसमें 60 से कम सदस्य हैं। अगला प्रश्न है पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है कौन, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, ये सरोजिनी नायडू बनी थी। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे ये, तो रघुकुल तिलक थे। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो राज्य की विधायिका के द्वारा। राज्यपाल के पद को शपथ ग्रहण करवाता है कौन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न यह कह रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षरित सही सौंपेगा किसको, तो राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसको सौंपेगा, तो राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो गोवा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 40 हैं। उत्तराखंड में कितनी हैं, 70 हैं। मणिपुर में 60 हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना है, 403 है। वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों की द्विसदनीय विधायिका थी, ये कितने राज्यों में थी, 5 राज्यों में। वर्तमान में 6 राज्यों में है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने, तो अधिकतम सदस्य राज्य विधानसभा में 500 हो सकते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी कौन है, तो किसी राज्य का विधानमंडल। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र कितने बचे हैं, 403 बचे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक, 4 माह तक। ये प्रथम 3 माह तक, उसके बाद से अधिकतम 1 माह तक के लिए, अर्थात कुल देखा जाए तो 4 माह तक के लिए रोक सकती है। विधानसभाओं के विघटन के बाद उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, 403 है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, तो 169 में है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 169 में है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री से संबंधित सही कथन नहीं है तो वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाया जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, सही है।
अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य विधानसभा द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167। कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता है? केरल नहीं आता है। दिल्ली की विधानसभा विभाजित है कितने भागों में? ये 70 भागों में विभाजित है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र कितने हैं? 6। तो वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर 7 हो गए हैं। जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती थी कितना? 6 वर्ष के लिए होता था। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल बदल दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है कहाँ थे? तो ये मध्य प्रदेश में है। राज्यसभा जम्मू व कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषदें कहाँ हैं? किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। राज्यसभा जम्मू व कश्मीर विधानमंडल एवं राज्य विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए क्या नहीं है? आरक्षण नहीं है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला तो ये मध्य प्रदेश होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है किसके लिए? तो असम राज्य के लिए। किसके लिए? असम राज्य के लिए। भारत का वह राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड अर्थात कहाँ लागू है? तो गोवा में। ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 44 में है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार से है। तो अभिलेख न्यायालय है, दोनों सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 को अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया। तो दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ अन्य 2018 में दिया था ये। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है किसमें? तो ये संसद में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है कहाँ? तो ये राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो ये 1937 में किया गया था, 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए कितना? तो 5 होना चाहिए, न्यूनतम 5 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया किसके माध्यम से? तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण कहाँ किया किसके के द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? मूल अधिकार का संरक्षण। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का आशय यह है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय के में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र की पावन कर्तव्य का उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया। तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित क्या है, तो जनहित याचिका। क्या है ये? जनहित याचिका। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिनों के लिए? तो 3 माह के लिए। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है क्या, तो 5 रिट याचिका है। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है क्या, तो उत्प्रेषण रिट। एक ऐसी याचिका, अगला प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को कहा जाता है क्या, मैडेमस। क्या कहा जाता है इसे? मैडेमस कहा जाता है, अर्थात इसे परमादेश भी जिसे कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे कहते हैं क्या, परमादेश। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, किसके माध्यम से, तो परमादेश रीट के माध्यम से। और अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी कब? गोलकनाथवाद में। दूसरी सबसे ज़्यादा खंडपीठ कब था? गोलकनाथवाद में था। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में हो गई। यह विदित है किसमें? तो भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दाखिल अनुच्छेद 72 तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दाखिल, कहाँ गया भाई, हाँ, दाखिल की गई इसको शुरू से पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वह अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करता है। तो किस वाद में हुआ था ये? शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। तो ये नीलवंती कौन थी? ये नीलवंती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। किसमें? तो सिहात बनाम भारत संघ के वाद में दिया था। अगला प्रश्न है, 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेषित किया कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तथा निर्देश माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभियुक्त को स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। ये सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के बाद में। भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। किसमें कहा था ये? तो ये कहा गया था मुरली एस देवगौड़ा बनाम भारत संघ के वाद में। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं को यौन उत्पीड़न, लैंगिक समता का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अतिक्रमण को कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था, किस वाद में? तो विशाखा अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। उच्चतम न्यायालय ने पीएस संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी का वाद निर्णय किया था। किसके माध्यम से? 3-2 बहुमत के माध्यम से। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते प्रभारित किए जाते हैं भारत के संचित निधि से। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है। किसके माध्यम से? संसदीय अधिनियम के माध्यम से की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया था। किसके माध्यम से? तो बंगाल इम्यूनिटी
कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद माध्यम से। उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है तो उसमें 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने का प्रावधान है किसमें, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है, तो ये न्यायपालिका है। बेस्ट बेकरी मामले के प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई थी न्यायालय के समक्ष अपने बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना करने के लिए। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय गठन शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है ये है कि वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 141 है। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, तो असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 241 है। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 21। ये जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 21 था, वर्तमान में 25 है। सबसे अधिक बेंच किसकी हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की हैं। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। उच्च न्यायालयों की सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि के माध्यम से। उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, जब वर्तमान में जज बन रहते हैं उसमें जो उन लोगों का जो तनख्वाह होता है वो भारत राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो पेंशन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है क्या, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं क्या, परमादेश जारी करने की शक्ति। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन क्या है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है क्या है, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके माध्यम से, तो उच्च न्यायालय के माध्यम से की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय व प्राधिकरण। अगला प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय व प्राधिकरण से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है क्या, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला व सत्र दोनों न्यायाधीशों काम करते हैं किसके नियंत्रण में, राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना। अगला प्रश्न स्थानीय शासन से है। तो इसमें पहला प्रश्न है पंचायती राज का विकास एवं संरचना से। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 243D(3) में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, BR मेहता को। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो BR मेहता समिति कब गठित किया गया था, तो 1956 में। अशोक मेहता 1977 में, GKV राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और LM सिंघवी समिति 1986 और PK थुंगन समिति 1988 में आया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसकी आयु पूरी कर ली हो। कितने वर्ष, तो 21 वर्ष की। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है कौन, तो राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 के प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है क्या, तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये किसने कहा था, तो यह अशोक मेहता समिति ने कहा था। पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी किसके माध्यम से, बलवंत राय मेहता समिति 1957 के माध्यम से। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है, तो लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया कहाँ, राजस्थान में किया गया था।
पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन का, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो ये राज्य सरकार द्वारा। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहाँ? राजस्थान में। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी कहाँ? तो लोकतंत्र किसके लिए? तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतें और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया कब? तो 1993 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं कौन? तो ये प्रधान पंच होते हैं। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है क्या? तो पंचायती राज। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है कौन? तो अनुच्छेद 243 घ। जिस समिति की स्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था वह उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे, जो 1957 में आया था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए स्तुति की गई थी किसके माध्यम से? तो एलएम सिंघवी कमेटी के माध्यम से। पंचायती राज संस्था में संबंधित नहीं है कौन नहीं संबंधित है? PVN राव समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए स्तुति किया था द्विसदनीय समिति होनी चाहिए। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। कहाँ नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? कुल स्थानों की 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों में 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है क्या? तो केंद्रीय नियंत्रीकरण। पंचायती राज संस्था नहीं लागू है कहाँ? नागालैंड में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार कहाँ है? तो बिहार राज्य में। एक पंचायतों से संबंधित नहीं है तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पंचायत भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। कब से होता है? तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है किसके माध्यम से? तो राज्यपाल के द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु जारी कितने दिनों का होता है? तो 6 माह के अंदर ही होता है। पंचायती राज किसी विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित करता है, उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं उसे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है कौन सा है? तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। पीके थुंगन समिति 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1957 और LM सिंघवी 1986। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर गठित समितियों का काल क्रमानुसार क्या है? तो ये BR मेहता समिति पहले आया था जो कि 1957 में आया था, और उसके बाद अशोक मेहता समिति ये 1977 में आया था। राव समिति जो कि 1985 में आया था, और LM सिंघवी समिति जो 1986 में आया था। वही प्रश्न अगला यहाँ भी है। तो अशोक मेहता समिति 1977, GKV राव समिति 1985, LM सिंघवी 1986 और PK थुंगन समिति 1988 में आया था। अगला प्रश्न नगरीय शासन से है। तो भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित कहाँ किया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था। प्रथम नगर निगम मद्रास में था। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है किसको? तो ये द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित किससे है? तो विकास खंड से है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति दी गई थी कि तो संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। संविधान का वो भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है तो 9A है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में नगर पालिकाओं का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो झांसी क्या है? तो नगर निगम है। मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद और सैफई क्षेत्र समिति है। अगला प्रश्न है सहकारी समितियों संबंधित। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋण को सम्मिलित करते हुए एक अनुपात में।
अगला प्रश्न संवैधानिक निकाय से है। तो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। भारत संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के में। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है कौन? तो भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके माध्यम से? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है कब? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला प्रश्न है चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित नहीं है किससे? तो चुनाव आयोग से है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था कब? तो 1989 में। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 1989 में। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। अगला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचकों के अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित करता है क्या? तो अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन या निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है तो 15वां करता है। अगला प्रश्न वित्त आयोग से है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश क्या थी? 2021-22 से 2025-26 तक है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया था। कौन सा ऐप? तो ये गरुड़ ऐप था। भारत में वित्त आयोग का प्रथम कर्तव्य क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सिफारिशें देना। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड के उच्चतम भार किसको मिला था सबसे ज़्यादा? तो आय दूरी को था। 12वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है। तो 2008 और 9 तक। ये पुराना प्रश्न है। केलकर समिति किससे संबंधित था? तो वित्त विभाग से था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे। भारत सरकार ने दिनांक 2/1/2013 को गठित किया था। तो 14वां वित्त आयोग था। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करती है कौन? तो ये लोक लेखा समिति करती है। वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य केवल सहकारी लेखा समिति तक रह गया। तो कब? ये 1976। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती किसको? संसद को। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था किसके द्वारा? ये संविधान के द्वारा किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का आयु, जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही कथन है तो उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। लोकनिधि का अभिभावक कहा जाता है किसे? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। कौन होता है? तो ये लोक लेखा समिति होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो ये संसद को है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान करता है कौन? तो अनुच्छेद 148 करता है। अगला प्रश्न ये है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न ये कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत कौन है? तो ये केंद्र सरकार है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को उनके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय भारित होता है राज्य की संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणी क्या है? तो ये 3 होता है।
अगला प्रश्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग से है। तो वह राज्य जिसमें अनुसूचित जातियों जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है, तो ये नागालैंड है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने के लिए याद कर लीजिए ATMM, अर्थात ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। जातीय जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में विहित है वह है तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी, भारत का 16वां महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया था, तो R वेंकट रमण को। अगला प्रश्न है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वह गुण आवश्यक है। तो भारत के महान्यायवादी के विषय में कहा जा रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके, तो भारत सरकार के। भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है किसे, तो महान्यायवादी को। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है तो कौन है, तो भारत का महान्यायवादी है। अगला प्रश्न है राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित। तो वह जिसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसमें उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो किसे है, तो भारत के महाधिवक्ता को। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो ये महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न राज्य भाषा एवं सेवाओं से है। तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है किसके माध्यम से, तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से। भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही है, तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा थी। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया किसके द्वारा, तो ये उत्तराखंड के राज्य के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो बंगाली है। वर्तमान में हिंदी है। ये पुराना प्रश्न है चूँकि। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था किसके माध्यम से, तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न गैर योजना आयोग से संबंधित है। तो नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है कौन, तो मुख्यमंत्री। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया था, तो अच्छा प्रदर्शन। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया योजना आयोग को। एक संविधानेतर संस्थान कौन है, तो ये नीति आयोग है। भारत के नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्यकर्ता कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद। संवैधानिक संस्थान नहीं है तो कौन है, योजना आयोग, जो कि वर्तमान में अब नीति आयोग है। भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री। एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो योजना आयोग। योजना आयोग का अंत किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि क्या थी, 3 वर्ष थी। एक संविधान का अंग नहीं है तो योजना आयोग। अगला प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था कब, 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगला प्रश्न राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से है। तो इसमें एक संवैधानिक संस्था नहीं है तो मानवाधिकार आयोग, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है, तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश।
सूचना का अधिकार संबंध में सही कथन है, यह एक विधिक अधिकार है जो कि 2005 में आया था। सर्वप्रथम लोकपाल लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। सरकारी आयोग स्थापित कब किया गया था? किसके लिए किया था? तो केंद्र राज्य के मध्य समीक्षा हेतु। संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। अगला प्रश्न है, उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, पंचायत क्या है? तो संवैधानिक प्राधिकरण। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर थे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक गतिशीलता से संबंधित है। तो राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता, अर्थात तेलुगु देशम पार्टी कब आया था? 1982 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 में, समाजवादी पार्टी 1992 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में आया था। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो 1985 में मिला था। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल कम से कम 4 राज्यों में हो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं कौन है? तो ये तेलुगु देशम है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करती हो। क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो ये अकाली दल है। ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो जो भी प्रश्न पूछा जाता है लेटेस्ट डाटा के अनुसार पूछा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए कितने? तो 55 सदस्य। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? 1957 में। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 1956 में आया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित को है कौन? ये तो 10वीं अनुसूची है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ तो वह कब, कौन सी तारीख थी? 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून कब को रखा गया था? किस में रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है तो अनुच्छेद 51A और 300A। भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लग चुका है? तो मणिपुर में लग चुका है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। LK झा किससे संबंधित? आर्थिक प्रशासन से। वर्गीज कुरियन दुग्ध प्रशासन से और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से हैं। वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है तो कौन है? यह राजस्थान है। ये राजस्थान जो है उत्तरी परिषद क्षेत्र में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है तो यातना के विरुद्ध निषेध। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित किससे? जनहित याचिका से। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तथ्य होता है कौन? स्वतंत्र प्रेस। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू कब स्थापित किया गया था? 1985 में। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कोठारी कमीशन संबंधित है किससे? शिक्षा से है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण से संबंधित। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिसमें नौकरशाही की बेहिसाब अनअकाउंटेड परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा, कहाँ था? ये राजस्थान में था। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत क्या है? तो ये संवैधानिक प्राधिकरण है। एक मूलभूत अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा रोक सकती किसे? तो वित्तीय बिल को।
राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को, अर्थात ये वित्तीय बिल को रोक सकती है लेकिन धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन रहते हैं कितने वर्ष के लिए? 62 वर्ष की आयु तक। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल क्या कहलाता है? राष्ट्रीय स्तर का। कोई विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी किया जा सकता है क्या होता है? तो संज्ञेय अपराध है। अगला प्रश्न, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर उपयोग होता है, तो ये आंतरिक दल लोकतंत्र में है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है क्या? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिकोत्तर अधिकार का अर्थ क्या है? तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहुफसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2008 में पारित हुआ था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था कब? तो ये 1976 में। हाँ।